दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यूपीपीसीएल के लिए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कंप्यूटर के हैं और यूपीपीसीएल 2020 टेक्नीशियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों पार्ट ए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इन सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको प्रत्येक प्रश्न का कारण सहित उत्तर बताया जाएगा और आपके ये 20 प्रश्न एक तरह से 40 प्रश्न के जैसे हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड के नीचे एक रेड लाइन आती है जिससे क्या आशय है। दोस्तों वर्ड के नीचे जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो आपको दो तरह की अंडरलाइन नीचे देखने को मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, एक नहीं इसमें 3 प्रश्न अपने कंप्लीट करने वाले हैं। किसी वर्ड के नीचे यदि आपको ऐसे रेड लाइन नज़र आती है तो इसका मतलब तो होता है कि उस वर्ड में स्पेलिंग से संबंधित एरर हो गई, स्पेलिंग गलत हो गया कहीं ना कहीं। यदि उस वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आती है तो इस ग्रीन लाइन का मतलब होता है कि उसमें ग्रामर का एरर है और इसकी सही जांच करने के लिए ऑटो सजेस्ट भी वो हमें करता है। राइट क्लिक करके और सजेशन पर हम जाते हैं तो रिप्लेस करने के ऑप्शन भी आते हैं। आपने जो भी शब्द टाइप किया है उससे रिलेटेड वहाँ पर सही शब्द दिखाए जाते हैं। इसकी यदि आप भी जांच करना चाहें तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट की होती है, F7 होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में F7 फंक्शन की नंबर 7 शॉर्टकट की होती है जो स्पेलिंग और ग्रामर जांच के लिए उपयोग में ली जाती है। तो दोस्तों 3 प्रश्न आपके इसमें कंप्लीट हो गए हैं एक ही क्वेश्चन में। स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए शॉर्टकट की है F7, वर्ड के नीचे रेड लाइन स्पेलिंग एरर, ग्रीन लाइन जो है वो ग्रामर एरर को संकेत करती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल को कैसे नामित किया जाता है। देखो सेल रो और कॉलम के कट ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट से। एक्सेल की सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है। जिस सेल में हम फॉर्मूला एंटर करते हैं या कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। बाकी जितने भी सेल होते हैं वो इनएक्टिव सेल कहलाते हैं। सेल का एड्रेस हमेशा इस तरह से दिया जाता है कि पहले अल्फ़ाबेट आता है और फिर न्यूमेरिक आता है। इसलिए एक सेल का पूरा एड्रेस जो होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, रो एंड कॉलम से होता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल हमेशा एक सेल का वैलिड एड्रेस कहा जाता है। A1 जो है ये होम सेल कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हम बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट ओपन करते हैं तो हमारा एक्टिव सेल हमेशा A1 ही होता है। और कौन सा सेल एक्टिव है इसका पता करने के लिए नेम बॉक्स होता है जो फॉर्मूला बार के लेफ़्ट साइड में होता है। वहाँ हमेशा एक्टिव सेल का एड्रेस लिखा रहता है, जहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि अभी हम किस सेल में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि एक भिन्नात्मक संख्या अंकित की जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा। यानी सीधे सीधे एक संख्या लिख रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने प्रॉपर। फॉर एग्जांपल 3/4, यानी हमने 3/4 अंकित कर दिया तो रिजल्ट एज ए डेट आता है। ध्यान रखिएगा, एक दिनांक के रूप में ये चीज़ हमें शो करेगा। और ख़ास बात ये है कि 3/4 जो लिखा हुआ है तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो मंथ के रूप में आएगा और बाद वाला जो है वो डेट के रूप में आएगा। यानी ये जो 3/4 हमने लिखा है ये किस तरह से आएगा, ये 4 मार्च लिखा हुआ आएगा। किसी भी सेल में आपने 3/4 लिख दिया तो 4 मार्च इसके बदले में हमें परिणाम प्राप्त होता है। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। देखो सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि भिन्नात्मक संख्या अंकित करेंगे तो परिणाम क्या होगा, एक दिनांक के रूप में होगा। यदि सवाल ही इस तरह से आ जाए कि 3/4 अंकित किया है तो क्या आएगा, है ना, तो ये भी तो हो सकता है ना कि 3 अप्रैल आएगा या 4 मार्च आएगा। तो फिर याद रखें फर्स्ट जो होता है वो मंथ के रूप में आएगा, बाद वाला डेट के रूप में आएगा, यानी 4 मार्च ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सी कमांड क्विक एक्सेस के लिए उपयोग की जाती है। देखो, किसी भी टेक्स्ट को जब आप सेलेक्ट करते हैं कॉपी कट करने के लिए, तो जैसे ही हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके पास एक छोटी सी बार उत्पन्न क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिक, वहीं विंडो स्क्रीन पर उस वर्ड जो स्क्रीन अपने को दिखाई देती है वहीं उस टेक्स्ट के पास में ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, जिसको मिनी टूल बार कहा जाता है। और इसमें स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार जो होती है, सारे फीचर होते हैं लेकिन कंप्लीट फीचर नहीं होते, मोस्ट फीचर होते हैं इसमें। तो क्विक एक्सेस के लिए होती है, मिनी टूल बार होती है, डायरेक्ट इसके पास ही ओपन हो जाती है, आप वहाँ से फ़ॉन्ट, स्टाइल, कलर, ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। ए ऑप्शन रहेगा, मिनी टूल बार आती है। और जो मेनू बार के ठीक नीचे होती है वो कहलाती है फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार, आजकल उसको रिबन बोलने लग गए। मेनू बार मेन है ही, और टाइटल बार सबसे ऊपर होती है, जहाँ टाइटल का नाम लिखा रहता है उस डॉक्यूमेंट का कि ये किससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से फाइल टैब में कौन सा मेनू मौजूद नहीं है, कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है। पहले इनको मेनू के नाम से जानते थे, फाइल मेनू, होम मेनू, और आजकल इनको टैब बोलने लग गए। तो होम मेनू से पहले फाइल मेनू आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 से पहले तो नाम लिखा हुआ आता था इनके पास में, जैसे सबसे पहले फाइल का, और आजकल जो होम मेन्यू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होम मेन्यू ओपन होता है, उसके पास ऐसे 4 स्क्वायर आते हैं। तो ये फाइल मेनू या फाइल टैब को ही इंडिकेट करते हैं, जहां अपने पास ऑप्शन होते हैं सेव, सेव एज, इंफॉर्मेशन, एग्जिट, क्लोज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, पब्लिश, ये इस तरह के होते हैं। फ़ॉन्ट वाला इसमें नहीं होगा, ये होम मेन्यू में आता है। तो डी ऑप्शन रहेगा। फ़ॉन्ट जो है ये फाइल टैब में ऑप्शन नहीं आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कौन सा विकल्प पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को अदर फॉर्मेट, अदर लोकेशन पर और अदर नाम से पुनः सेव करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी एक बार सेव था, उसको हम दोबारा सेव करना चाह रहे हैं। जैसे वर्ड 2010 की फाइल थी लेकिन हम उसको वर्ड 2016 या वर्ड 97 में सेव करना चाहते हैं। माई डॉक्यूमेंट में सेव थी लेकिन हम किसी अदर ड्राइव में उसको सेव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है जिसको सेव एज कहा जाता है। एक ही फाइल दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग नाम से सेव हो जाएगी, दो अलग अलग फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। अंदर का जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल सेम रहता है, जो भी डेटा हमने अंदर लिखा हुआ था। तो इसके लिए सेव एज ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होता है। पहले फर्स्ट टाइम जब सेव करते हैं तो सेव है, पुनः जब किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो इसके लिए सेव एज ऑप्शन आता है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन नेम ग्राफिक्स फाइल को नहीं दर्शाता है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए एक नाम दिया जाता है और फाइल में दो नाम होते हैं हमेशा, एक्सटेंशन नेम और फाइल का नाम। एक्सटेंशन नेम हमेशा डॉट के साथ होता है, या यूं हम कहें कि दो भाग होते हैं, डॉट से पहले का भाग, डॉट के बाद का भाग। डॉट से पहले का भाग जो भी होता है वो हमेशा फाइल के नेम को संकेत करता है, और ये नेम कुछ भी हो सकता है। इसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है। और डॉट के बाद जो होता है वो हमेशा संकेत करता है एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन नेम से हमें ये पता लगता है कि फाइल का प्रकार कैसा है। जैसे .mp3 लिखा हुआ आता है तो हम समझ सकते हैं कि ये एक ऑडियो होगा। .pdf लिखा हुआ है तो हम समझ गए कि ये एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल को संकेत करता है। तो जो ग्राफिक्स फाइल होती है उनका GIF, JPG, BMP, ये एक्सटेंशन नेम होते हैं। ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ें, जैसे फ़ोटोज़ हो गया। लेकिन जो .pdf है ये ग्राफिक्स की श्रेणी में नहीं आती है, और इसका पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो डी ऑप्शन रहेगा। PDF जो है ये किसी ग्राफिक्स का नाम नहीं है। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट दिए हैं,
और सही या गलत की पहचान करनी थी। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है यानी मूक दर्शक है, और दूसरा है कि कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता है, सोचने की क्षमता जिसकी हम बात करें। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये कंप्यूटर की लिमिटेशन में भी आती है, कमियों में भी यही आता है, यानी एक कंप्यूटर में कौन कौन सी कमियां होती है, तो ये दोनों कमियां। देखिए मूक मशीन कैसे है। मूक मशीन ऐसे है कि कंप्यूटर में यदि कहीं शॉर्ट सर्किट भी हो गया ना, तो कंप्यूटर खुद देखता रहेगा, वो ऐसे नहीं कि वो स्विच बंद कर दे, उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरी बात, वो सिर्फ तभी ऑपरेट होगा जब उसको कोई कमांड मिलती है, यानी वो इशारों पर चलने वाली मशीन है। खुद का कोई भी आईक्यू, यानी अगर हमने गलत एंट्री कर दी तो कंप्यूटर उसके जैसा ही परिणाम दिखाएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आपने गलत कर दिया, इसकी जगह तो ये आना चाहिए था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कंप्यूटर एक मूक मशीन है और इसका कभी कोई आईक्यू नहीं होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर वो होते हैं जिनकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन होती हो, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डिवाइसेज जितनी भी होती है हार्डवेयर में आती है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब इसमें आएंगे। जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये सॉफ्टवेयर का प्रकार है, हार्डवेयर का नहीं। तो अपने क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर उपलब्ध हार्ड ड्राइव स्पेस का पता करने की शॉर्टकट की क्या है। हार्ड ड्राइव स्पेस के साथ साथ हम अपने कंप्यूटर में प्रोसेसर का भी पता कर सकते हैं। प्रोसेसर की स्पीड जो गीगाहर्ट्ज़ में होती है उसका भी पता कर सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम कितनी है उसका भी पता कर सकते हैं। यानी प्रोसेसर से रिलेटेड चीज़ें, बातें हमें इसमें पता लग जाती है। कितने डेटा हम यूज कर चुके हैं, कितना स्पेस है, और इसके लिए शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस ई। जब माइक्रोसॉफ्ट विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन है तो सबसे पहले F5 फंक्शन की प्रेस करें, विंडो रिफ्रेश हो जाती है। उसके बाद में जो कंप्यूटर कीबोर्ड पर इस तरह से एक विंडो का निशान होता है, ये 4 सर्किल के जैसा, इसको प्रेस करके कीबोर्ड से इसी के साथ साथ ई को प्रेस करना है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है। विंडो प्लस आर जो होती है ये रन कमांड के लिए होती है, एक तरह से डायरेक्ट किसी चीज़ को सर्च करने के लिए या एक्सेस करने के लिए होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इंक ऑपरेटिंग सिस्टम iOS जिसको कहते हैं, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इंक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्पल का है, और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें एक तो है विंडो और दूसरे को हम बोलते हैं MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो। और एप्पल ने इंक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, जबकि मोजिला का ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई नहीं है, लेकिन वेब ब्राउज़र है जिसे हम फायरफॉक्स के नाम से जानते हैं। और गूगल जो है इनका सर्च इंजन है और वेब ब्राउज़र है। गूगल सर्च इंजन भी है और गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र भी है। अभी अपना आंसर बी रहेगा, एप्पल के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक फाइल, अच्छा इसमें स्लेश भी लगे हुए थे, शो नहीं कर पाया है ये, तो मैं लगा देता हूँ शो स्लेश कहाँ पर थे, ठीक है। इसको बैकवर्ड स्लेश के नाम से बोलते हैं इसको, ठीक है। फाइल का पाथ D:, उसके बाद यहाँ स्लेश था UPPCL, और उसके बाद में यहाँ पर था वैकेंसी, और उसके बाद में था एडवर्टीजमेंट टेक्नीशियन 2020.pdf। ये 3 इसमें बैकवर्ड स्लेश कहलाते हैं, ठीक है। तो D, UPPCL, वैकेंसी और एडवर्टाइजमेंट टेक्नीशियन 2020.pdf, यानी 1, 2, 3 और 4 ये फाइल के पाथ है जहाँ पर 4 चीज़ें इंडिकेट हो रही है, और इन चारों को मैंने ऑप्शन में भी लिख दिया है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ABCDEF लिखा हुआ होता है ये हमेशा इंडिकेट करते हैं ड्राइव का नाम। इससे हमें ये पता लगता है कि ये फाइल किस ड्राइव में है। कंप्यूटर में D ड्राइव में है, E ड्राइव में है, C ड्राइव में। जैसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में आते हैं, ऑटोमेटिक C ड्राइव में आते हैं। D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव जितने भी होते हैं इनमें हम खुद किसी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, और ये माई कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो पता लग जाता है
जैसे ही कंप्यूटर में आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हो तो उसके बाद में ड्राइव ही सबसे पहले ओपन होते हैं। उसके बाद में फर्स्ट नाम जो भी आता है, जैसे अपने यूपीपीसीएल आया तो ये कहलाता है टॉप लेवल फोल्डर, यानी सबसे फर्स्ट फोल्डर जो होता है वो टॉप लेवल फोल्डर है। उसके बाद जो होता है वो कहलाता है सब फोल्डर, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर है। और लास्ट जो होता है वो फाइल का नाम संकेत करता है एक्सटेंशन नाम के सहित। यानी अभी अपने इसमें क्या है कि डी ड्राइव में यूपीपीसीएल नाम का एक फ़ोल्डर है जहां वैकेंसी नाम का सब फोल्डर है, और उस फोल्डर में 2020 टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसका एडवर्टीजमेंट है। इस फाइल का मतलब ये होता है, यानी इसको हम फाइल की लोकेशन भी बोल सकते हैं। इससे हमें किसी फाइल को पहचान करना क्या आसान हो जाता है। यानी हम यदि हमने एडवर्टीजमेंट ओपन तो कर रखा है, हम ये चाहते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट है कहाँ पर, इसकी लोकेशन सर्च करना है, तो फिर ये लोकेशन ही होती है एक तरह से। अभी अपना बी ऑप्शन रहेगा, टॉप लेवल का फोल्डर यूपीपीसीएल है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समूह है प्रचलित एंटीवायरस का है। देखो आजकल तो एंटीवायरस बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स ये सभी के सभी वेब ब्राउज़र के प्रकार हैं। गूगल, बिंग और याहू ये तीनों सर्च इंजन के प्रकार है। विंडो, यूनिक्स और लाइनक्स ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा और कैस्पर स्काई ये एंटीवायरस के प्रकार है। दोस्तों 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस एक ही क्वेश्चन में यार। आजकल इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप यकीन मानिए। हाँ, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, अलग तरीके से पूछ हो सकता है वो हमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, फिर ऑप्शन नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा और क्रोम ऐसे ऑप्शन दे दिया हो। यानी ये जो वर्ड है आपको इनको याद रखना है। आप देखिए ये आ जाए कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इन 3 नाम को आप याद रखो। इनके अलावा और भी 2-3 वेब ब्राउज़र है। सबसे पहला जैसे नेटस्केप नेविगेटर था, ओपेरा जैसे हो गया, और भी कई सारे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यदि कोई कंप्यूटर फाइल को रिसीव करता है तो उसे क्या कहते हैं। फाइल को प्राप्त करने वाला कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है, फाइल को सेंड करने वाला सर्वर कहलाता है। इन दोनों का जो बीच में मीडिएटर होता है उसको होस्ट बोलते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र है तो एक तरह का होस्ट है, वो यूज़र से इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए कमांड लेता है और इन्फॉर्मेशन के लिए सर्वर को वो देता है। तो बी ऑप्शन रहेगा, क्लाइंट कहलाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक डिवाइस जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करती है उसे कहा जाता है। दोनों तरह के सिग्नल को चेंज करती है और इस डिवाइस का नाम है मोडेम, और इसका जो पूरा नाम होता है वो भी यही है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यानी पहले सिग्नल को मॉड्यूलेट करती है फिर डीमॉड्यूलेट कर देती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, मोडेम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनकी हमें पहचान करनी है। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि पिक्चर की क्वालिटी के संबंध में शब्द HD में D से A से डेफिनेशन है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में 4G में G से A से जनरेशन से है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, यानी क्वालिटी बहुत बेटर है, और आजकल तो UHD चल रहा है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बोलते हैं। और टेक्नोलॉजी में जैसे 3G 4G है तो इस G का मतलब जनरेशन होता है, यानी इंटरनेट की 4th जनरेशन है। तो अभी इंडिया में 4G ही समझ लीजिए सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, यानी इंटरनेट की 4th जनरेशन है। हालांकि कंप्यूटर की जो अभी जनरेशन चल रही है वो कौन सी है, 5th जनरेशन है, 5वीं जनरेशन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए ऑप्शन होगा कि ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2, कोई भी कथन असत्य इनमें से नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सीधे तौर पर
एक जीमेल में अटैचमेंट फाइल से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों ईमेल के साथ यदि हम कुछ भी कोई फाइल वगैरह सेंड करते हैं तो वो कहलाता है अटैचमेंट, और इसके लिए एक निशान होता है, शायद ये भी आपको पता होगा। हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से वो निशान हमें देखने को मिलता है। याद आ गया होगा सबको, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस पर क्लिक करके हम वो फाइल अटैच कर सकते हैं। ये फाइल अपनी कोई भी PDF फाइल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी ग्राफिक्स वगैरह हो सकता है। सामान्यतः ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में 25 MB तक की फाइल ही जाती है, इससे अधिक नहीं जाती है। यदि फाइल 25 MB से अधिक की हो तो जीमेल स्वतः ही एक ड्राइव लिंक क्रिएट करवाती है, जो आपके सीधे गूगल ड्राइव से होगी और यूजर इसको सीधे सीधे वहाँ से डाउनलोड करता है। सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चुअल बैंकिंग क्या होती है। दोस्तों वर्चुअल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, इसी के सारे नाम है। यानी वर्चुअल बैंकिंग बोल सकते हो आप, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये ई बैंकिंग, जितने भी नाम होते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से बैंक का हम घर बैठे उपयोग कर लेते हैं, वर्चुअल बैंकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में यदि किसी स्लाइड को कॉपी करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। देखो पूरी कंप्लीट स्लाइड कॉपी करने की बात कर रहा है, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने का नहीं है। यदि किसी टेक्स्ट को कॉपी करना हो तब तो Ctrl+C होता, लेकिन जब पूरी स्लाइड को कॉपी करते हैं तो इसको बोलते हैं नकल करना, और नकल करने वाली स्लाइड को कहते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। यानी यदि डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करनी है तो फिर इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। तो पेपर में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो Ctrl+D होता है। अपना ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा। यदि नई स्लाइड हमें लेना है तो Ctrl+M होगा। पावर पॉइंट में बनी फाइल को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, नई प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N होता है, जबकि Ctrl+M जो है ये नई स्लाइड लेने के लिए होता है, यानी पेज नया चाहते हैं हम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में Ctrl+K किसकी शॉर्टकट की है। तो ये हाइपर लिंक के लिए होती है। वेब पेजेज पर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं आपस में एक दूसरे से हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़ते हैं। इंटरनेट पर बने सभी पेज वेब पेजेज कहते हैं और HTML भाषा में वो बनते हैं। हाइपर लिंक के माध्यम से इनको जोड़ा जाता है, तो Ctrl+K जो है ये हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है। बुकमार्क की कोई शॉर्टकट की नहीं है। रिप्लेस की Ctrl+ यानी CTRL+H होता है, और अनडू का होता है Ctrl+Z, यानी जो हमने किया है उसको ना किए के बराबर कर दो। कोई गलती से डिलीट हो गया था तो वो वापस आ जाता है। तो बस दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।